नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्वेच्छा श्रीवास्तव जी। इनका जन्म स्थल बस्ती है और कार्यस्थल गोरखपुर है। तो देखिए न्यूज ऑफ नेशन पर स्वेच्छा श्रीवास्तव जी को। स्वेच्छा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में आपका। दर्शक हमारे आपका पूरा परिचय जानना चाहते हैं। सर, मेरा नाम स्वेच्छा श्रीवास्तव है और मैं आपके बस्ती की बेटी हूँ। मेरा कार्यस्थली जरूर गोरखपुर है, लेकिन मैं हूँ यहीं की और मेरी शादी भी गोरखपुर ही हुई है, जल्दी हुई है अभी। और ये जो समाज कार्य का काम है पिछले 4-5 सालों से मैं कर रही हूँ, इस क्षेत्र में हूँ। अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं? जी, मैं एक समाज सेवी हूँ और 4-5 सालों से गोरखपुर सहित लगभग पूर्वांचल के हर जिले को टच कर चुकी हूँ अपने कार्य से। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं कि आप गोरखपुर से बस्ती चलकर आए इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, आए दिन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमको जानकारी मिली, अपना ट्रस्ट कोई संस्था, आप उसके अंदर बहुत सी गतिविधियाँ करती है। इसकी उपलब्धियाँ क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जैसे ये मेरा ही बनाया हुआ एक संस्था है, लेकिन संस्था बनाने से पहले ही इस क्षेत्र में हम उतर चुके थे। पिछले कई सालों से एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे। फिर एक मुहिम छोड़े जिसका नाम है स्ट्रीट क्लास। स्ट्रीट क्लास में वो बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं, नशा, छोटी उम्र से नशा करने लगते हैं। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अलख जगाने का काम जो है मेरी संस्था कर रही है। और सबसे पहले मुहिम भी मैंने इन्हीं बच्चों से शुरू किया कोरोना काल से। कोरोना काल मेरे जीवन का काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा और जब देखे ये बच्चे सिर्फ नशा करके भूख को अपने मार रहे हैं, तो मैंने ये मुहिम छेड़ा ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़कर नशा को छोड़ें, भीख मांगना छोड़ें, कूड़ा बीनना छोड़ें और पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। लेकिन ये रुचि आपके अंदर कैसे आई, क्यों आप ऐसा कर रही हैं? जैसे बचपन से ही थोड़ा सा मन किसी असहाय को देख के भाव थोड़ा सा ऐसा आता था कि उसकी मदद की जाए, लेकिन अब तब उस अपना ही हालात ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, तभी भी शारीरिक रूप से जितना मदद कर सकते थे उतना करते थे। धीरे धीरे जब बड़े हुए और ज़्यादा ये भाव मतलब तेज़ी से मेरे अंदर बढ़ने लगा। कोरोना काल से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया ना, जब चारों त्रासदी थी, तो धीरे धीरे ये मतलब खाली बैठने पे चरम पे आ गया। जब टीवी पे, मोबाइल पे हर जगह देखते थे कि मेडिकल कॉलेज, टीबी अस्पताल, जिला अस्पताल, हर जगह लोग अपनों के पास नहीं जा रहे थे। ये देखा गया था बेटा अपने बाप को आग देने नहीं जाता, कहीं उसे भी कोरोना ना। जी बिल्कुल। तो उस समय पूरी तरीके से इस क्षेत्र में उतरना हो गया मेरा अचानक से ही। और फिर मेडिकल कॉलेज में जाके खाना देना, टीबी अस्पताल में जाके मरीजों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें कोरोना काल में किया गया। और एक सर्वे भी किया गया कि इस कोरोना काल में क्या क्या चीज़ें पिछड़ रही हैं, हमारी बेसिक चीज़ें क्या क्या पिछड़ रही हैं। तो आप जब कोरोना काल में उन तक पहुंच रही थी, सारी चीज़ कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, तो ऐसे में क्या आपके घर वाले बोलते नहीं थे क्या, कैसे जाने दिए आपको? जैसे हम हॉस्टल में रहते थे, मेरा जो काम है, जो मेरी नौकरी है वो महाराजगंज में, जिला महाराजगंज में है। और गोरखपुर में हम एक हॉस्टल में रह के पढ़ते थे और नौकरी करते थे। तो फिर अचानक ही कदम उस तरफ बढ़ गए, पता भी नहीं चला खुद की कि हाँ, ये भी समाज सेवा नाम से कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने आप ही उत्सोर कदम बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो अपने आप ही मन को एक अजीब सा शांति किसी की मदद करके मिलने लगी। मतलब इतना ज़्यादा शांति मिलने लगी कि अपने आप ही कदम उत्सोर बढ़ गए और इस क्षेत्र में पूरी की पूरी तरह हम उतर गए। पूजा करने से भी शांति होती है क्या? उसके तुलना ये सबसे ज़्यादा है क्या? पूजा कहते हैं ना, कर्म प्रधान होता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तुम मेरा नाम मत लो, मेरी पूजा मत करो, लेकिन किसी के चेहरे पे अगर तुम्हारे वजह से मुस्कुराहट आ जाती है, वो सबसे बड़ी पूजा है। ये बात मेरे मन में कहीं ना कहीं थी और घर की हुई थी। तो जब मेरे वजह से किसी भी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो लगता है कि हाँ, जीवन सफल हो गया है। अच्छा, आपकी शादी भी हो चुकी है, आपने जैसा बताया। आपके हस्बैंड जो आप काम करती हैं, ये सब चीज़ें रोकते नहीं है क्या? मेरी शादी को अभी ये 3-4 महीना चल रहा है। अभी मई में मेरी शादी। अच्छा, अभी जल्दी हुआ है आपकी शादी? जल्दी हुई है।
मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हैं। वो किसी भी चीज़ से रोकते नहीं, कहते तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो चीज़ करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आपने बताया कि जो कूड़ा बीनते हैं, नाली में जाते हैं कूड़ा बीनने, नशा करते हैं, ये सब बहुत देखा जाए तो एक गंदी चीज़ है, मतलब घिन आता है। लेकिन आप वहाँ तक जा रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ अलग नहीं लगता, अजीब नहीं लगता? अजीब नहीं लगता है इसलिए क्योंकि जब वो बच्चे उसमें से निकल के खुद नहा धुल के साफ होके हमारे पास एक बदले हुए रूप में आते हैं, तो वो सारी गंदगी जो शुरू में हम साफ किए रहते हैं, वो सारी चीज़ें लगता है कि सफल हो गई। जब हम शुरू में इन बस्तियों में जाते थे जहाँ ये बच्चे रहते हैं, तो शुरू में ये हम गालियाँ देते थे, ईंट चला के मारते थे। लेकिन अब फिर धीरे धीरे जब उनसे कनेक्ट होने लगे और बोलने लगे नहीं हम आपके ही बीच के हैं, जब उनसे कनेक्शन बैठ गया तब वो अब क्या करते हैं, जैसे देखते हैं वैसे ही खुश होते हैं, अरे पढ़ाई वाली मास्टराइन आ गई रे पढ़ाई वाली मास्टराइन आ गई। फिर वो जो है अब खुद हाथ पैर धो लेते हैं मेरे जब मुझे दूर से देखते हैं हाथ पैर धोना शुरू कर देते हैं और आके अब लाइन बना के बैठ गए। लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है ना कि शायद ही किसी को उतना नोटिस्ड हो, लेकिन अब हम जानते हैं ना कि वो प्रोसेस हम कहाँ से उन लोगों को एक जंगली से वापस से इंसान के उसमें ला रहे हैं, तो ये सिर्फ कोशिश हम। अच्छा ये बताइएगा, ये मोटिवेट कैसे करती होंगी आप बच्चों को जो इस तरीके से गंदी हरकत करते हैं बच्चे छोटे छोटे, जैसा कि आपने बताया, तो कैसे मोटिवेट करती हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले लालच, अब इसमें झूठ नहीं कुछ बोलना है, सबसे पहले लालच से ही उनको हम अपने ओर खींचते हैं कि आप 1 घंटा बैठो, हम आपको टॉफ़ी देंगे, बिस्किट देंगे या कुछ और चीज़ें, कपड़े देंगे या कुछ भी जिससे वो मान जाएं और 1 घंटा हमारे सामने बैठे, भले कखा कखा पढ़े, ट्विंकल ट्विंकल पढ़े, मछली जल की रानी कुछ भी पढ़े, बस वो 1 घंटा बैठ के हमारी बातें सुने और अपनी बातें कहें। अब वो ही नहीं, उनका जो पूरा कुनबा है वो भी अब ऐसा लगता है ना कि हम उनके लिए ही सब कुछ हैं। अपनी हर छोटी से छोटी बातें शेयर करना, पानी नहीं आ रहा है, हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, ये बीमार है, रोना, खुशी, सब कुछ हमारे साथ अब वो शेयर करने लगे हैं धीरे धीरे। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने कहीं जगह बना ली। अच्छा बहुत बढ़िया आपने बात बताया, अच्छी चीज़ है ये सब करना, लेकिन आपकी भी तो फैमिली है, आप टाइम कैसे निकाल लेती हैं ये सब करने के लिए? टाइम ऐसा है कि सुबह हम चले जाते हैं अपने काम पे, सुबह वो भी चले जाते हैं अपने काम पे, 3 बजते बजते हम भी आ जाते हैं वापस, वो भी आ जाते हैं वापस, तो दोनों का ये म्यूचुअल टाइम होता है। तो 3 से 4 या 5 हम उनको देते हैं, वो हमको देते हैं, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। ये ऊर्जा आप कहाँ से बिल्ड करते हैं? ये ऊर्जा उनकी मुस्कान ही देती है। इसके अलावा भी और भी काम आप जान ही रहे हैं, महिलाओं पर है और शिक्षा पर तो अभी बताया ही आपको। महिलाओं के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया? हम उन महिलाओं के लिए फिलहाल काम कर रहे हैं जिनको हम और आप त्याग चुके हैं, ये समाज त्याग चुका है। जैसे जेल में बंद वो महिलाएं जिनसे ना ही उनके नात रिश्तेदार मिलने आते हैं, ना मैके वाले पूछ रहे हैं, ना ससुराल वाले पूछे, ना उनके खुद के बच्चे पूछ रहे हैं, उनको पूरी तरीके से त्यागा जा चुका है। तो ऐसी महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं हम। वहाँ पर जाकर के आप क्या करते हैं, किस तरीके की गतिविधियाँ वहाँ पर आप करते हैं? पहले तो काउंसलिंग शुरू करते हैं। काउंसलिंग से भाई कोई भी जिनको आपके अपने नहीं पूछ रहे हैं, आपका जाहिर सी बात आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपसे कोई बात करने वाला नहीं। और जेल ऐसा है कि आप वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते, बाहर की दुनिया से भी आपका नाता टूट चुका है, अब मन बहलाने के लिए आपके पास कोई भी साधन नहीं है। तो ऐसी महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है और उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि हम हैं। उसके बाद उनको कौशल विकास से जोड़ा जाता है, उनके इच्छा अनुसार उनमें कौशल विकास विकसित किया जाता है। जैसे किसी को अगर बिनाई में शौक़ है तो उनको बिनाई की चीज़ें उपलब्ध की जाती हैं, रंगों का शौक़ है, पेंटिंग का, तो पेंटिंग की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा का शौक़ है तो शिक्षा से इग्नू से उनको जोड़ा जाता है, इग्नू की पढ़ाई से। इसके अलावा टेराकोटा है और सिलाई है, बुनाई है, इन सारी चीज़ों से उनको जोड़ के ताकि वो अपनी आय जेल में ही अर्जित कर सकें और अपना केस अपने ही दम पर लड़ सकें। जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं, जो जेल में महिलाएं हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें आप करती हैं, वहाँ से रिस्पांस आपको क्या मिलता है? रिस्पांस वैसा ही है जैसे बच्चों का शुरू में काफ़ी विपरीत रहा, लेकिन बाद में सपोर्टिव हो गए वो लोग। तो महिलाओं का भी ऐसे ही, क्योंकि
जब आपके अपने आप का भरोसा तोड़ देते हैं और तो आप दूसरे पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? कैसे अपने अंदर का वो दर्द बताएं आप किसी अनजान को, जब आपके अपने ही आपका भरोसा तोड़ दिए हैं तो वो भरोसा दिलाने में किसी किसी महिला को आधे घंटे में ही हो जाता है, किसी किसी महिलाओं में 2 घंटे लगते हैं, किसी किसी महिला में 2-3 दिन लगते हैं और कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं कि वो ये बात माने कि हम आपके ही हैं। ये वाली बात हो जाती है। स्वेच्छा श्रीवास्तव जी, अभी हाल में ही रक्षाबंधन का त्यौहार बीता है, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया है। इसमें आपने क्या किया अपनी तरफ से? मैंने पिछले 15 दिनों से मेरी टीम जो है जेल जा रही है और महिला बंदियों को खुद हैंडमेड राखियां बनाना सिखा रही है और उनका स्टॉल हमने जेल के बाहर ही लगवाया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। जो जेल में महिलाएं अपने भाइयों को राखियां बांधने आई, उन्होंने वहीं से राखियां खरीदी, काफ़ी सस्ते बाज़ार से सस्ते दामों में उनको वो राखियां उपलब्ध कराई गई और काफ़ी अलग होम मतलब कि हैंडमेड होने के लिए नाते उनका जो स्ट्रक्चर था काफ़ी अलग था। टेराकोटा राखियां उन्होंने बनाई थी और जो उससे पैसे मिले वो उन्हीं को वापस जो उनका मतलब बनवाई होता है ना, आय उनको करवा दिया गया है। स्वेच्छा श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित हो रहा हूँ। ये बताइए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन BCA है, MCA है, DLED है, B.Ed है, MSW चल रहा है अभी। हाँ, इसके बाद शायद PhD का सोचा है मैंने करने के लिए। तो यानी अभी आपकी पढ़ाई चली रही है, आपकी पढ़ाई चली रही है और PhD भी आप आगे करेंगी, ठीक है। लेकिन आप सामाजिक क्षेत्र में ही क्यों? आपको तो IAS PCS और डॉक्टर बनना चाहिए था। आजकल की बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं, IAS PCS बन रही, आप सामाजिक कार्य क्यों कर रही है? सामाजिक कार्य, अब सामाजिक कार्य सिर्फ सामाजिक कार्य नहीं रहा, आप उसको एज ए करियर भी चुन सकते हैं। कैसे करियर चुन सकते हैं? आजकल आप देख रहे होंगे कि देश के सुई से लेके ट्रेन तक, प्लेन तक सब NGOs को जा रहे हैं, NGOs के हाथ में जा रहे हैं उनके पार्ट्स, वो कभी कहीं कहीं पूरा का पूरा NGOs उसको बना रही हैं अपने हाथ से। इस समय बेसिक के भी काम देखेंगे आप कि मैक्सिमम काम जो इवेलुएट कर रही हैं वो NGOs कर रही हैं। तो आप सिर्फ इसको एक सामाजिक कार्य के उससे मत देखिए। हम तो आज के युवाओं को आह्वान देते हैं कि वो आएँ और इस क्षेत्र से जुड़ें। IAS PCS या डॉक्टर, इंजीनियर तो जो है सो है ही, लेकिन ये भी क्षेत्र कम व्यापक नहीं है, बहुत बृहद रूप से आप WHO में ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूनिसेफ में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब भी तो NGOs ही है ना। लेकिन जब इसमें नौकरी मिलती है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब हमको अपने स्तर से कुछ करना होता है तो हम घबरा के पीछे हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब बच्चा हाई स्कूल और इंटर पास होता है तो मानसिक तनाव में आ जाते हैं, अब मेरा कैरियर क्या है, इसमें आपकी क्या राय होगी? क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी है, तो हमारे दर्शकों को और हमारे युवा पीढ़ी को बताइए। बिल्कुल, हम कभी जब इंटर कॉलेज या किसी डिग्री कॉलेज में सेमिनार लेने जाते हैं तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि आजकल आत्महत्या के केस बढ़ गए हैं, कि बच्चों पे दबाव बहुत ज़्यादा है। ये दबाव सामाजिक भी है, मानसिक भी है, पारिवारिक भी है, हर तरीके से है। और बच्चों का जो वो एज होता है, जिस टाइम पे वो इंटर और हाई स्कूल में होते हैं, उनको खुद शारीरिक परिवर्तन होता रहता है, वो खुद अपने शरीर को नहीं समझ पाते हैं। ऊपर से माँ बाप का अरे फलाना का लड़का 90% लाया है, तुमको भी उतना ही लाना है। तो ये जो प्रेशर है ना, यही कहीं ना कहीं आत्महत्या का कारण बन रहा है, कि सामाजिक और पारिवारिक प्रेशर, ये प्रेशर हटा देना चाहिए। पहले आप बच्चे में अब ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना सकते ना। हो सकता है उसका जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में हो सकता है फोटोग्राफी में हो। अभी कुछ दिन पहले अभी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया है, तो चिड़ियाघर में, गोरखपुर के चिड़ियाघर में ऐसा एक प्रोग्राम था। तो उसमें आगे जो मुख्य अतिथि हैं वो कह रहे हैं कि अरे आजकल हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो है नए क्षेत्र ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था, कह रहे हैं हम लोग को तो पता ही है, आप मेरे पापा को समझाइए ना कि ये भी एक क्षेत्र है, फोटोग्राफी भी, फोटो खींचना भी एक कला है। तो ये सारी चीज़ें अब माँ बाप को समझना होगा। हमारे पूर्वांचल में ये है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक में मास्टर, जज नहीं बनते हैं तो यानी आप कुछ नहीं हैं, आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन उनको अब समझना होगा कि ये सारे भी क्षेत्र हैं, कला का हर एक एंगल
चाहे वो कला में म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे गाना गाना हो, फ़ोटोग्राफ़ी हो, आर्ट बनाना हो, ये सारे कला हैं और इनको आप जब एक बड़े स्तर पे देखेंगे तो ये बहुत व्यापक हैं, इनमें बहुत कमाई है, ये भी आय का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। जब ज़रूरत है उन बच्चों को आपके सपोर्ट की। अच्छा सोचा मैम, एक बात बताइएगा, एक कन्फ्यूजन की बात है एक कि जब बच्चा हाई स्कूल इंटर जब पास हो जाता है तो उसको आता है, कला में रुचि रहती है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं मैथ ले लो, साइंस ले लो, तो अब बच्चा अपनी प्रतिभा को निखारे कि माता पिता की बात माने, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें बच्चे से ज़्यादा माँ बाप को समझने की ज़रूरत है कि बच्चा उन्हें, क्योंकि बच्चा तो अभी बढ़ रहा है ना, उसने दुनिया नहीं देखी। अब ये गीता में लिखा हुआ है कि जब तक को आप ही का अंश आपसे दूर नहीं होगा तब तक वो अपने आप को निखार नहीं पाएगा। आप उनको बताइए कि हम इस ज़माने में थे, इस उस पे चलते थे, क्योंकि अब आपका ना ज़माना रहा ना आपकी वो चीज़ें रही। हाँ, आप उनको अनुभव दे सकते हैं लेकिन प्रेशर नहीं दे सकते कि आप उसी पे चलो। तो यानी बच्चा अपने माँ बाप की बात ना माने? बात बिल्कुल सुने, लेकिन ये माँ बाप और बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा कि वो उसको चलाए। जैसे वो रास्ता नहीं तय कर सकते हैं, वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना जितना बुद्धि उनका निखरा हुआ उतना बच्चे का भी निखरा हुआ हो, या उतनी अच्छे से वो भी चीज़ों को समझ पा रहा हो। आप उसको समझाइए बच्चे को, लेकिन उसके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए। अगर वो कला में अच्छा है तो आप उससे साइंस कैसे पढ़वा सकते हैं, और साइंस में अच्छा है तो कला नहीं बनवा सकते हैं। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है ना। लेकिन माँ बाप भी तो चाहते हैं कि मेरा बेटा इस क्षेत्र में जाए, उनका भी एक सपना होगा ना, तभी तो ये कह रहे हैं कि आपको साइंस लेना चाहिए, मैथ लेना चाहिए। हम लोग रात में सोते हैं, आप अलग सपना देख रहे हैं, हम अलग सपना देख रहे हैं, हम अपने अपने हिसाब का सपना देख रहे हैं ना। हम सपना देख सकते हैं लेकिन बच्चे पे सपना अपना नहीं लाद सकते हैं, या उस पर थोप नहीं सकते हैं चीज़ों को। वो हो सकता है गलत हो, लेकिन एक बार गिरने दीजिए, फिर वो उठेगा। लेकिन अगर आप उस पर प्रेशराइज करेंगे, आजकल कोटा में देखा जा रहा है बहुत सारे आत्महत्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आत्महत्या के केस आ रहे हैं। वहाँ पे यही है कि बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट में है, कॉमर्स में है, आप ज़बरदस्ती साइंस दिलवा दिए, मैथ्स दिलवा दिए, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर क्या हो रहा है, जो उसके आसपास के बच्चे 90% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं, एक तो उसको वो लग रहा है कि इंसल्ट हो गया मेरा। फिर घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा कितना अच्छा नंबर लाया, कितना नंबर लाया, तो वो जब दिखाता है 50% 60%, तो वो घर से अलग गाली सुनता है। तो अब उस पर क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशराइज होने लगेगा। एक सेमेस्टर बीता, दूसरा सेमेस्टर बीता, वो तीसरे सेमेस्टर जाते जाते होपलेस हो जाता है कि अब तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो यानी इसमें क्या करे बच्चा? हमको ये जानना है कि माँ बाप की बात माने कि अपने प्रतिभा को निखारे, ये बताइए आप। इसमें माँ बाप को चाहिए बच्चे के साथ बैठे, टाइम बिताए, ठीक है, उसकी बातें सुने, ठीक है। जब बातें सुनेंगे और उन चीज़ों को दोनों समझेंगे, वो उनको समझाए कि बेटा देखो ये चीज़ें जो है, पहले तो जिस चीज़ पे उसको इंटरेस्ट है उस चीज़ पे चीज़ें सर्च करे कि वो उसमें आगे चल के क्या स्कोप है, उस हिसाब से उसको उसका जो मानसिक लेवल है उसको बिल्डअप करे। आजकल हर चीज़ में स्कोप है, ज़रूरत है सही दिशा में उसको मोड़ने की, और वो माँ बाप ही कर सकते हैं, दोस्त कर सकते हैं, बच्चा अकेले नहीं कर सकता है। वो मान लीजिए हीरो बनना चाहता है, अब घर पे पता नहीं एक दिन बैग उठाया चल दिया, यही अगर माँ बाप सपोर्ट करेंगे तो वो घर पे रह के धीरे धीरे ऑडिशन देगा, धीरे धीरे और चीज़ें करेगा, क्लास ज्वाइन करेगा ड्रामा सीखने का, तो वो इस तरीके से अच्छा रहेगा ना। और वो एक दिन बगावत कर दे, उससे तो अच्छा है कि आप उसका सपोर्ट करिए, उसको पीठ थपथपाइए, उसमें अच्छा करे, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। यानी आपका मतलब है बच्चे जो माता पिता हैं बच्चों पर प्रेशर न डालें, वो अपने प्रतिभा को निखारें, उनका प्रतिभा निखारने में उनका सहयोग करें बच्चे का। और उनको बहुत बच्चों को ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है अप्रिसिएशन की, कि अगर वो थोड़ा भी अच्छा करें और मुंह उठा के देख रहे हैं, मतलब जब छोटा बच्चा होता है ए नहीं लिखना जानता, जिस दिन ए लिख लेता है फिर अपनी मम्मी को मुंह उठा के देखता है तो मम्मी कहती बहुत अच्छा, तो वो जल्दी से आगे बी भी बनाना सीख जाता है। अब ए पर ही उस पर टोक दिया जाएगा तो वो ए पर ही रह जाएगा। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आजकल के कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इस पर रोक कैसे लगाया जाए? आपकी क्या राय है, किस नज़रिए से आप इसको देखती हैं, अगर रोका जाए तो? रोकने पे यही है कि उन पे उतना प्रेशर आप पहले ही जान लो ना कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है।
आप उनको उसको जबरदस्ती मत भेजो। अगर उसका मैं बार बार करूँ, माँ बाप का भी एक सपना होता है कि हमारा बच्चा ये बने, ये तो 4 लोग देखेंगे तो हम माँ बाप का भी नाम होगा और बच्चे का भी नाम होगा, पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी। तो कुछ तो होगा ऐसा। नाम किस वजह से हो ये जरूरी है कि नाम हो, इस ये जरूरी। अगर बच्चा कुछ बन जाता है, IAS PCS कुछ भी बन जाता है तो नाम तो होगा। क्या अगर वो सिंगर बन जाता है तो नाम नहीं होगा? क्या वो एक्टर बन जाता है तो नाम नहीं होगा? क्या वो अच्छा पेंटर हो जाता है या पेंटिंग में अच्छा हो जाता है तो क्या उसका नाम नहीं होता है? नहीं, नाम तो होता है, लेकिन इस स्थिति में वो क्या करे? आप क्या राय देंगी? हमारा सवाल ये कि सुसाइड को कैसे रोका जाए? सुसाइड के बहुत सारी वजहें हैं। उन वजहों का अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को, उनकी बातों को सुन के सपोर्ट करेंगे, उनको समझाएंगे। अगर गलत है वो, ज़रूरी थोड़ा ना आप कोई ओसामा बनना चाहेगा तो वो गलत ही है, कि बम बनाना चाहेगा तो गलत है। तो आप उनके साथ बैठिए। आजकल माँ बाप टाइम नहीं दे रहे हैं। वो माँ अपने काम में बिज़ी है, पिता अपने काम में बिज़ी है, बस पैसा दे रहे हैं, बात ख़त्म हो जा रहा है। बच्चों के साथ आप बैठिए, उनके साथ टाइम बिताइए, उनकी बातों को सुनिए। हो सकता है कि स्कूल में पढ़ रहा हो, वहाँ से उसको कुछ दिक्कत आ रही हो, वहाँ पे हो सकता है कोई और प्रेशर हो, कुछ उसके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, गुड हैबिट बैड हैबिट्स जैसी, या शारीरिक शोषण हो रहा हो या कुछ, उनकी बातें सुनिए और बच्चों पे ध्यान दीजिए। अचानक वो अगर जब अपना जो नेचर है उससे उलट व्यवहार करने लगे तो उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे बहुत खुश होने वाला बच्चा, बहुत मुखर बच्चा है, अचानक से शांत हो गया, अचानक से वो किसी से बात करना छोड़ दिया, कमरे में बंद बंद रहने लगा, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, क्योंकि अक्सर बच्चे इससे दब जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? बहुत सारे खर्चे होते हैं सामाजिक कार्यों में, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये कैसे आप सब कुछ कर लेती है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरी संस्था एक टीम वर्क है। मेरे साथ कई बच्चे यूनिवर्सिटी के जो इंटर्नशिप करते हैं इस क्षेत्र के लिए, वो लोग भी हैं। इसके अलावा मेरी जॉब भी है बेसिक में, और वहाँ से जो मुझे सैलरी मिलती है उसका 90% हिस्सा जो है हम सामाजिक कार्य में खर्च कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने 500, 1000, ये 2-3 लोग हैं मेरे पास जो 500, 1000 महीने के उससे देते रहते हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी अब जैसे कि आप उस बस्ती तक जाने के लिए पेट्रोल खर्चा हो रहा है, तो वो बच्चे जो अपनी स्कूटी ले आते हैं, अपनी गाड़ियाँ ले आते हैं, तो वो खर्चा एक कम हो जाता है। प्लस उनको जो टॉफ़ी बिस्किट देना होता है उसका खर्चा होता है, जो जेल में रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना होता है वो खर्चा होता है। तो ये सारा मेरी सैलरी से, और वो जो 2-3 लोग 500, 1000 देते हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर फंडिंग होती है। बाकी अब जैसे जैसे बढ़ेगा फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, चीज़ें और बड़ी होती जा रही हैं, तो फंडिंग भी अब थोड़ी बड़ी होनी पड़ेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और लोगों को ये से आह्वान करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना ट्रस्ट को फंडिंग करें, ताकि हम और लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ आसानी से। आपने बताया कि आपने अपने सैलरी की 90% आप इसमें दे देती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आज के ज़माने में कोई 1 रुपया नहीं खर्चा करना चाहता और आप सैलरी का 90% आप वेस्ट कर रही हैं सामाजिक क्षेत्र में। क्यों, क्या करना चाहती हैं आप? मुझे नहीं लगता मैं वेस्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये कहते ना, आप अच्छे काम करिए, उसका कभी ना कभी आपको पलट के मिलता ही है। तो वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्ट है। ये समाज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कभी ना कभी मुझे किसी अच्छे उसमें मिलेगा, और मिल भी रहा है। क्या मिला, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जेल से जो है, जब ये प्रोडक्ट बनने लगेंगे, अभी तो महिलाएं सीख रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं, जिस दिन सीख लेंगी वो और लाइन से हमें उसका आउटपुट मिलने लगेगा, वो चीज़ें बन के निकलने लगी, जैसे टेराकोटा की मूर्तियां हैं, ज्वेलरी हैं, तो वो जब मार्केट में जाएंगी, बिकेंगी, तो जो उसमें लागत है वो निकाल लिया जाएगा, और जो बाकी चीज़ें हैं वो महिलाओं तक पहुंचा दी जाएंगी। तो अभी ये सिर्फ एक समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है कि उन महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिस दिन प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा
और मटेरियल जाने लगेंगे तो वो वापस निकलने लगेगा, जो मतलब पैसे निकलने लगेंगे वो आप फिर बच्चों पे लगने लगेंगे। तो ये प्रोसेस एक तरीके से फिर चलने लगेगा, इधर से निकलेगा उधर लगने लगेगा, एक ये हो जाएगा। और जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए। और आपको मतलब कि जेल में और है क्या, पूरा ह्यूमन पावर है, आपको जितनी भी जो भी चीज़ करवाना है आप करवा सकते हैं। बस आप रॉ मटेरियल दीजिए और एक प्रशिक्षु को भेजिए और आपको समझ लीजिए बहुत कम दाम में अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपका काम कर देंगे। ये सब कुछ करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? कि एक महिला भी समाज में बदलाव ला सकती है। अब आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाज में ज़रूरत हो उन तक पहुंचने की। मेरी मतलब ये मंजिल तो एंडलेस है, जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके उतने ज़्यादा अपने आप को धन्य मानेंगे। सुचा जी, एक बात हमको बड़ी परेशान कर रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमारे सवालों का सामना कर रही हैं। आप खुद अकेले कैसे जाते हैं? मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, एक लड़की जा रही है इतनी आगे, कैसे? शुरू में तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई हैं, अब थोड़ा थोड़ा आदत भी हो गया है कि लोग बोलते रहें चलते रहो। बस हिम्मत मिलती है कि इन लोगों को देख के जो हम लोगों के साथ, अगर 10 लोग अपोजिट है तो 2 लोग साथ भी हैं, तो उन जो 2 लोग साथ हैं उन लोगों से हिम्मत मिल जाती है। बाकी तो सामाजिक कार्य करने में हर कोई अपना हाथ पीछे कर लेता है, आप इतना आगे सब कुछ कर चुकी हैं, कैसे? बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद है तो और क्या कहा जाए। केवल मन में एक था कि कुछ तो ऐसा करना है कि जब जाओ दुनिया से तो 4 लोग रहे कहने वाले कि हाँ कोई था। तो बस इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। अपने माध्यम से भारतवासियों को और पूरे गोरखपुर और बस्ती वासियों को क्या संदेश देंगे? वो आजकल के युवाओं को खासकर हम संदेश देना चाहते हैं, आप किसी चीज़ से हारिए मत, हालातों से नहीं, समाज से नहीं, घर वालों से नहीं। आप पहले एक विज़न बनाइए कि आपको करना क्या है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और ये भी कहेंगे कि एक समाज कार्य भी आपके लिए एक इंटरेस्ट का माध्यम बन सकता है। अगर आपको किसी और की खुशी देकर खुशी मिलती है तो आप इस क्षेत्र में भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसके लिए पहले खुद को तैयार करिए, अपने घर वालों से इस बारे में बात करिए कि मम्मी पापा ये भी एक क्षेत्र है, आप पहले इसके बारे में सर्च कीजिए, उनसे बैठ के बात कीजिए और आत्महत्या जैसे चीज़ों को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं। जिंदा रहिए ऐसे कि लोग बोलें कि हाँ ये भी कोई था। चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें लगकर और मन से काम करें। अच्छा, ये जो आप कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मैं भी प्रभावित हो रहा हूँ। आपको कैसा फील होता है वो हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरीके से? फील एक तो बहुत तरीके से, बहुत लोगों से गालियां भी पड़ती हैं, ऐसे लगता है जैसे आप रेड लाइट एरिया में जा रहे हो। कभी कभी तो इस तरीके से सुनने को मिलता है, इस तरीके से लोग बोलते हैं कि लगता है कि समाज कार्य नहीं, किसी रेड लाइट एरिया में नाचने जा रहे हो या कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो शायद बताने लायक ना हो। लेकिन कई लोग उसमें पीठ भी थपथपाते हैं कि वाह, एक लड़की होके आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ जेल में चले जाते हैं। जेल नाम सुनते ही आधे लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, बड़े बड़े वकीलों का हालत ख़राब हो जाता है कि जेल के अंदर जाएंगे वहीं ना रह जाएं। तो इस तरीके से वो लोग जो 2 लोग साथ में रहें, वो लोगों की हिम्मत देख के कि वो उनका भरोसा है हम पे, ये चीज़ें हमें प्रेरित करती है कि आगे बढ़े। और जिन लोगों का हम मुस्कान का कारण बनते हैं उन लोगों का भी विश्वास देख के बहुत हिम्मत मिलती है। आपने जिक्र किया स्वेच्छा मैम कि रेड लाइट एरिया का, कि आपको लोग कमेंट करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, लेकिन ये सब आप सुनकर कैसे बर्दाश्त करती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन समय जवाब देगा। अभी कहने से कोई मतलब नहीं है, एक दिन समय उनको भी जवाब देगा। हो सकता है आप ही के माध्यम से मिल जाए जवाब तो हो सकता है इसी तरह जल्दी ही जवाब मिले। तो अच्छा मैम, जो आप समाज सेविका के क्षेत्र में आप इतने दिन से यात्रा कर रही हैं, इसका परिणाम अब क्या है, क्या बदलाव है? बदलाव ये है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, ये बच्चे हैं, इनमें मेरा पहला, बहुत लोग कहते हैं कि इनका नाम स्कूल में क्यों नहीं लिखवा देती हो।
अब हम कह रहे हैं ना उनके पास आधार कार्ड है ना वो एक जगह 1 घंटा बैठ सकते हैं, उनका किस बेसिस पे हम स्कूल में नाम लिखवा दें, और लिखवा भी दें वो कल को फिर वापस भाग आएंगे, किसी तरह लग के लिखवा भी दिया जाए तो उसका कोई मतलब है नहीं। जब तक वो खुद नहीं आकर कहते हैं दीदी मेरा नाम स्कूल में लिखवा दो, हम कह रहे हैं हम अपने पैसे से पढ़वा देंगे, लेकिन वो कहें तो कि मेरा नाम लिखवा दो। और सबसे पहले है कि जो इनकी आदत है कि सुबह कूड़ा बीन दो और शाम को उसको बेच बाच के खा पी लो, ये आदत छुड़वाने की। अब जैसे राखी जब आया तो इन बच्चों को राखी बंधवाने के लिए जब प्रोग्राम रखे तो बच्चे बड़े अच्छे से तैयार व्यार होके आए। एक बच्चे को हम राखी बांधे तो वो हमसे कह रहा है एकदम बकायदा सर पे हाथ वाथ रख के, दीदी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप कहती है ना कि कूड़ा बीनना गलत बात है, भीख मांगना गलत बात है, तो आज हम राखी के दिन कहते हैं आपसे कि हम ना कूड़ा बीनेंगे ना भीख मांगेंगे, काम करेंगे। और वो 15-16 आपको सबसे बड़ा तोहफा दिया लड़कों ने। बिल्कुल, कहा कि दीदी हम कल से ही एक समोसे की दुकान पे बात करके आए, हम वहाँ पे काम करेंगे, ना कूड़ा बीनेंगे और ना ही भीख मांगेंगे। तो ये सुन के मतलब अब जो 1.5-2 साल की मेहनत थी उस क्षेत्र में वो मेरी लगा कि अब सफल हो रही है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि आपको ऊर्जा यहीं से मिलती है। बिल्कुल मिलती है। अगर कोई ऐसा बच्चा जो गुटखा खा रहा है, सलूशन पी रहा है, कूड़ा बीन रहा है, कहाँ पड़ा है, कोई होश नहीं है, और वो इतनी बड़ी बात कह दे और उसको पता है कि आज राखी है, तो सच्ची में आँख मेरी भर आई उसकी बात सुन के। तो बहुत अच्छा लगा हमको ये बात सुन के। इसी तरह जेल में भी है एक ऐसी महिला जो अपने ही 2 बच्चों के मर्डर में बंद है अंदर। अब वो जैसे हम अंदर जाते हैं उस दिन उसको सज़ा हो चुकी रहती है, वो एकदम अभी आई रहती है कोर्ट से, जैसे देखती है गले लग के रोने लगती है। तो अब हाँ, गले लग के रोने लगती है, कही दीदी आप हमको छोड़िएगा मत, हम बाहर भी कभी भी निकले तो हम आपके साथ रहेंगे। तो ये सुन के लगता है कि हाँ कहीं कुछ कमा लिए हैं। हो सकता है औरों के नज़रों में बेवकूफ़ लगे, पागल लगे कि ये सारी चीज़ें का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हाँ देखो किसी का तो विश्वास कमा रहे हैं। आज जब वो सज़ा हुई उसको, वो भले झूठा केस है या सच्चा केस है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आंसू किसी के झूठे नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो उतने लोग खड़े थे, कहीं किसी के भी सामने नहीं रोई। जैसे हम एंट्री किए बैरक में तैसे ही दौड़ के आके गले लग के रोने लगी। तो लगा कि हाँ कुछ तो कमा लिया है। यहीं से सारी ऊर्जा या विश्वास कमाना कह सकते हैं आप। अच्छा, आपने बहुत बड़ा नाम कमाया जैसा कि आपने बताया, लेकिन अगर कोई बच्चे आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो बच्चे आप तक कैसे पहुंचे? बच्चों को मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, बच्चों तक हम कुछ खुद ही पहुंच जाते हैं। जैसे कि उस बस्ती में भी हम लोग खुद ही पहुंचते हैं जहाँ पे ये काम चल रहा है, तो बस उनको एक मैसेज या फ़ोन करने की ज़रूरत है बस। अच्छा, कैसे करें वो फ़ोन मैसेज आपको कैसे करें, कहीं इसके लिए उपलब्ध है कि नहीं? बिल्कुल, अपना ट्रस्ट नाम से फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी, मैसेंजर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। आपको जैसी मदद चाहिए, आपको अगर मानसिक रूप से भी कोई तनाव है और काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप उस पेज पे आइए और हमें मैसेज करिए और हम आप तक पहुँच जाएंगे। तो अच्छा मैम, आप इतना सब कुछ किया सामाजिक क्षेत्र में, छोटे छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको कहीं से कोई सम्मान मिला या कोई आपको सम्मान दिया, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? हाँ, बनारस से काशी आइकन अवार्ड मिला है, लखनऊ से युवा संवाद अवार्ड मिला है, अम्बेडकर नगर से मिल चुका है, गोरखपुर से तो मिलता ही रहता है। बस अपने ही गृह जनपद से अभी अपने गृह जनपद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी जगहों से मिलता रहता है। अब जैसे जो दूर के जगह दिल्ली वगैरह से आता है तो अभी तो नई नई शादी हुई है तो जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आने वाले समय में लगता है कि हाँ जा सकते हैं। आपका जन्म स्थल बस्ती है, तो बस्ती वासियों के लिए भी कुछ है आपकी तरफ से? बस्ती वासियों के लिए बिल्कुल है, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं बस्ती से, बिल्कुल। अब जब यहाँ के हैं हम तो यहाँ का नाम रोशन करना तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है। लेकिन चर्चाएं तो गोरखपुर में है। हाँ, चर्चाएं योगी जी के शहर में है, अब ससुराल वही है तो अब क्या ही बोला जाए। लेकिन बस्ती की बेटी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी मेरा कोई बड़ा सम्मान हो तो हम बस्ती की बेटी के ही नाम से जाने जाएं, ताकि बस्ती का भी नाम किसी बड़े फलक पे लिया जा सके। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं?
इसका श्रेय उन महिलाओं और उन बच्चों को है पूरा का पूरा, जिनके ही वजह से आज हम इस जगह पे हैं। दर्शकों, आपने सुना स्वेच्छा श्रीवास्तव मैम को न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। और मैम, आप गोरखपुर से बस्ती चल कर आए, इसलिए न्यूज ऑफ नेशन की टीम की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।